हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। एसएससी जेई 2022 के टायर 1 के लिए टेक पोर्शन अपने आप में इम्पोर्टेंस रखता ही है। हमें लगता है कि टेक पोर्शन में हमारी प्रिपरेशन ठीक ठाक है, लेकिन अगर हमें रैंक लानी है, हमें स्कोर 150 के अप्रॉक्स टायर 1 में रखना है, तो हमें टेक के पोर्शन पे बहुत डीप लेवल पे रिसर्च स्टडी करनी पड़ेगी। उसका एक प्रोसीजर है और उस प्रोसीजर को डेली बेसिस पे फॉलो करना होता है, एक कंटिन्यूअस साइकिल में चलना होता है, तब हम सिलेक्शन की अंतिम दहलीज तक पहुंचते हैं। उसके प्रोसीजर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रोल कैसे रहता है, उन चीज़ों को आज हम अच्छे से समझेंगे। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 70 to 80% स्टूडेंट सभी लगाते हैं, लेकिन उनकी लगाने का तरीका कैसा रहता है उस पर आज डिस्कशन करेंगे और ये जानेंगे कि अगर हमें अपनी रैंक या मार्क्स किसी पर्टिकुलर एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू बढ़ाने हों तो अप्रोच कैसी रहनी चाहिए। उस अप्रोच तक पहुंचने से पहले हम पहले इन क्वेश्चंस को एज एन इंडिविजुअल क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो देखेंगे, फिर उसके बाद उन तरीकों पर बात करेंगे जिससे इसमें स्ट्रेंथ बनाई जा सके। पहले तो ये आपको बता दें कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो 23 मार्च 2021 को पेपर मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में 2 शिफ्ट में हुआ था, उनके क्वेश्चन। इसमें संख्या क्वेश्चंस की लगभग देखिए कितनी है, 11 है। क्वेश्चन लगभग आए थे अराउंड 17 क्वेश्चन आए थे। 6 क्वेश्चन इसमें छूटे हैं, 2 क्वेश्चन स्टेटमेंट के हैं और 5 क्वेश्चन और छूट गए। कुछ मतलब हमारे अरेंज करने के क्वेश्चन में हमसे छूट गए, बाद में हमें रियलाइज़ हुआ, फिर मैंने उतनी ही पीडीएफ मेंटेन रखी। यानी कि 17 क्वेश्चन 2 सेशन में आए थे। अगर इंडिविजुअल सेशन पे देखा जाए तो एक सेशन में 9 क्वेश्चन और एक सेशन में 8 क्वेश्चन आए थे। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो 10 से 11 सब्जेक्ट हैं। सॉइल मैकेनिक्स अपने आप में ठीक ठाक लेवल का सब्जेक्ट है, तो 9-10 क्वेश्चन पूछे जाने लाजमी है। यानी कि हम 1/10 ऑफ पेपर के बारे में डील करने की बात कर रहे हैं आज। अगर ऐसे आपको 7 से 8 वीडियो मिल जाएं तो शायद टेक पोर्शन को डील कैसे किया जाए इसकी सहूलियत आपके पास आ जाएगी। फिलहाल में आज पहला वीडियो है, इसको समझिएगा। तो जो क्वेश्चन है पहले उनका लेवल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। Observed n value of an SPT test is 21. The n value after correcting for dilatancy is। SPT टेस्ट की ऑब्जर्व वैल्यू दी है, n वैल्यू आफ्टर करेक्टिंग है। जिसने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की होगी तुरंत फार्मूला लगा देगा, 15 + n - 15/2। 15 में 21 में 15 गए, 6/2 18, ऑप्शन ए हो जाएगा। फॉर ए सर्टेन सॉइल एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज 30 डिग्री। कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव और पैसिव प्रेशर पूछा है। के होता है 1 - sin φ अपॉन 1 + sin φ। साइन 30 1/2 आएगा तो 1 - 1/2 बटे 1 + 1/2। ऊपर 1/2 आएगा, नीचे 3/2 आएगा, 2 कट जाएगा, 1/3 बचेगा, 0.33 के आ जाएगा। किसी ऑप्शन में पहले नहीं दिया, के पी कैलकुलेट भी ना करो, वैसे भी अपोजिट होता है तो 1/3 का अपोजिट 3 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 2 क्वेश्चन सही हो गए। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले डिपॉजिट इन द फील्ड कैन बी डन बाई। डिटर्मिनेशन ऑफ शियर स्ट्रेंथ पूछ रहा है, फील्ड की बात कर रहा है, इन सीटू की बात कर रहा है। इन सीटू में तो VNCL टेस्ट आता है, आगे कुछ देखना नहीं है, ऑप्शन ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, सॉइल सैंपल इज टेस्टेड फॉर इट्स प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स 21 है। सच केस में सॉइल सैंपल कैसा होगा। प्लास्टिसिटी इंडेक्स से तो सॉइल सैंपल नहीं पता चलता है, लिक्विड लिमिट पता होनी चाहिए, लेकिन हमें फार्मूला भी पता है, IP = 0.73 WL - 20। IP उठा के 21 रखा, WL कैलकुलेट किया, लगभग 48 के आसपास आया। मतलब ये अगर हम वो वाला फिगर बनाएंगे तो ये 35 से 50 के बीच लाई करेगा। यानी यहाँ पे इंटरमीडिएट क्ले रहती है। इंटरमीडिएट क्ले प्लास्टिक फॉर्मेट में मीडियम प्लास्टिक आंसर हो जाएगा, डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ सॉइल्स कम्स अंडर द इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अगर यूनाइटेड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें तब तो 15 ग्रुप होते हैं, इंडियन की बात करें तब 18 होते हैं। कौन से 18 होते हैं उससे कोई खास मतलब है नहीं, यहाँ पे 18 लगा देते हैं। वैसे अगर 18 होते कौन से हैं तो ग्रेवल, सैंड, इनमें आपकी कंडीशन आती है पुअर की, वेल की और क्लेई की और सिल्टी की, तो इसमें 4-4 हो जाते हैं। किस में 4-4 हो जाते हैं, ग्रेवल में और सैंड में 4-4 हो जाते हैं। फिर आता है सिल्ट, क्ले और ऑर्गेनिक, उसमें 3-3 बदल जाते हैं, हाई, लो, मीडियम। ठीक है, इसमें 4-4 हो गए, इसमें 3-3 किस में हो गए,
सिल्ट में हो गए, ग्रेवल में हो गए, ऑर्गेनिक में हो गए। तो 4 4 8, 3 11, 3 14, 3 17। एक कहाँ से आता है? पीट को कंसीडर किया जाता है। पीट एक सॉइल टाइप होती है। PEAT 18 हो गए। ये इन सब पे हमें जाना नहीं था, हमें तो आंसर क्लिक करना था, तो 18 हो गया। चलो खैर, अगला क्वेश्चन क्या है? लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ क्ले मटेरियल्स 45 25 दिया है। एक्टिविटी ऑफ क्ले 20% बाई वेट। सिंपल फार्मूला, एक्टिविटी बराबर क्या होता है? लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो 45 में 25 गया 20 बटे परसेंटेज बाई वेट ऑफ पार्टिकल साइज लेस देन 2 माइक्रोन, वो भी 20 दिया। 20 20 कट गया, 1 आ गया, सही हो गया। एक्टिविटी ऑफ सॉइल इज रेशियो ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स 2। एक्टिविटी ऑफ सॉइल, वही चीज़ रिपीट कर दी। ये 2 सेशन में क्वेश्चन था, एक दूसरे सेशन का, एक दूसरे सेशन का। संभवता रहा होगा, हो सकता है एक ही सेशन का हो, हमने मिला कर किए हैं। उससे आपको नहीं देखना, आप पूरा ओवरऑल देख लीजिएगा पेपर, उसके बाद अभी एनालिसिस करेंगे। अभी हम सिर्फ सोल्यूशन पे जा रहे हैं, बहुत सी बातें हम आपको बताएंगे, तब आपको पता चलेगा कि किसी पेपर में रैंक 1 आती कैसे है। एक्टिविटी ऑफ सॉइल इज रेशियो ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू परसेंटेज बाई वेट ऑफ क्ले फ्रैक्शन। और कहीं परसेंटेज बाई वेट लिखा है? कहीं नहीं लिखा है, तो यही है। कन्फ्यूजन किया ही नहीं उसने। कन्फ्यूजन चाहता तो क्या करता, ये चूंकि SSC JEE का है तो करेगा नहीं, इसमें कन्फ्यूजन करेगा नहीं। अगर यही ES का क्वेश्चन होता तो क्या करता? क्ले फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल साइज लेस देन लिख देता 0.2 mm, फिर लिख देता 0.02 mm, फिर लिख देता 0.02 mm। धराशायी हो जाते 30% स्टूडेंट। 70% समझदारी से काम लेते। 2 माइक्रोन है गुणा 10⁻⁻6 मीटर होगा, इसको mm में बदलना है तो 10⁻³ mm होगा। इस तरीके से करके वो अपना सही लगा ले जाते। खैर, यहाँ पे आंसर क्या हो गया? परसेंटेज बाई वेट ऑफ क्ले फ्रैक्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सैंपल 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है एंड द वाटर कंटेंट इज 18% है। ड्राई डेंसिटी पूछ रहा है, गामा डी बराबर गामा टी बटे 1+W। कितना पढ़ते रहें, कितना सरल है। 20 बटे 1.18 कैलकुलेट कर दो, 16.94। अगला आंसर लग गया। इसके बाद अगला है, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल सैंपल कैन बी डिटरमाइंड बाई। वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल सैंपल कैन बी डिटरमाइंड बाई एल्कोहल मेथड से डिटरमाइन किया जाता है। सैंड बाथ मेथड भी होता है, वो इसमें लिखा नहीं है। और भी कई मेथड होते हैं, कैल्शियम कार्बाइड मेथड होता है, ऐसे कई मेथड होते हैं। एल्कोहल मेथड है, सही है। इसके बाद 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। द सॉइल सैंपल विद स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स 3 हैज मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2 एज्यूमिंग द सॉइल टू बी परफेक्टली ड्राई, डिटरमाइन द वाइड रेशियो। E बराबर G माइनस जी एम बटे GM पढ़ा है। 3 - 2 बटे 2 बुक में लिखा था, फार्मूला वाले में, वहाँ से याद है। तो 1 बटे 2 बराबर 0.5, ये C हो गया। इसके बाद अगला है, द टोटल यूनिट वेट ऑफ द ग्लेशियल आउटवाश सॉइल इज 5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। वाटर कंटेंट इन द सॉइल इज 17%, फाइंड ड्राई यूनिट वेट। इसमें भी वही लगा देंगे, तो 5 बटे 1.17 4.27 आ जाएगा। इसके अलावा इसमें 6 क्वेश्चन और थे। उन 6 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन स्टेटमेंट के थे, S1 S2 के। जब तक सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं है, ES के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं लगाए हैं, वो दोनों क्वेश्चन आप गलत कर जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, इसके अलावा जो 4 क्वेश्चन थे, उसमें 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के लेंदी थे। अगर आप वहाँ पे टाइम के केस में फंस रहे हैं तो शायद उनमें गलती कर जाएं या छोड़ना पड़ जाए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए सेशन 1 और सेशन 2 को, दोनों में, तो 9 क्वेश्चन, अगर सेशन 1 में 8 और सेशन 2 में 9 क्वेश्चन हैं, तो 8 में से 6 ऐसे हैं कि अगर आपने सामान्य स्तर पर, बहुत सामान्य स्तर पर भी उसका फार्मूला पढ़ लिया है, बहुत सामान्य स्तर पे एक चैप्टर में छोटी छोटी बातें पता हैं, तो आपके 6 सही हो जाएंगे। यही 9 वाले में 7 सही हो जाएंगे। ऐसे ही 10 सब्जेक्ट के पेपर आपको फीलिंग देंगे। ये तब मैं आपको बोल पा रहा हूँ जब उस सब्जेक्ट को मैंने सुपर 100 बैच में भी बताया है, और मैं भी अपनी तरफ से डिटेल में गया हूँ, एक्सपीरियंस है मुझे, तब मैं इनके क्वेश्चंस को ऐसे कर पा रहा हूँ। अब ये क्वेश्चंस एज इट इज आपके एग्जाम में ऐसे थोड़ी ना आ जाएंगे कि बस इतने ही करने हैं। इसी टाइम पे आपको हाईवे के भी करने हैं, इसी टाइम पे आपको बिल्डिंग मटेरियल भी करना है, इसी टाइम पे आपको नॉन टेक भी करना है। तो वो लेवल, ये क्वेश्चन एज इट इज ऐसा नहीं दिखता है, वो फियरफुल क्वेश्चन दिखता है। अब उस कंडीशन में जो गलतियां होती हैं वही हमारे सिलेक्ट होने और ना होने की प्रायिकता को बढ़ा देती हैं। तो हम यहाँ पे आपको कुछ बातें समझाना चाहते हैं। पहले तो फियर होना ही नहीं चाहिए कि हमको कोई बहुत बड़ा लेवल का पेपर आएगा, हम तैयारी बहुत डीप लेवल पे करें तभी पेपर कर पाएंगे। नहीं, शांत रहिए,
पीसफुल माइंड कैन टैकल विद एनी टाइप ऑफ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। सबसे ज़्यादा काम अपने माइंड की फंक्शनिंग पे किया जाता है। प्रिपरेशन ऐसे नहीं होती। प्रिपरेशन कोई भी व्यक्ति जितना इंटेलिजेंट होगा उतना आपको फंसा देगा। मतलब जो जितना ज़्यादा इंटेलिजेंस आप में डालने की कोशिश करेगा वो उतनी चीज़ों को गड़बड़ा देगा। चीज़ें बहुत शांत मन से देखी जाती हैं, समझी जाती हैं और अपने इंटेलेक्ट से चीज़ें हल की जाती हैं। अपना मस्तिष्क आपको अपने तरीके से डील करना आ गया ना, तो वहाँ पे चीज़ें आप ही करेंगे ना, कोई टीचर जाके वहाँ पे नहीं करेगा। हाँ, टीचर आपको एक वे बता सकता है कि यू हैव टू गो थ्रू दैट वे, और आपको सेल्फ एनालाइज भी करना है, कहीं गलत तो नहीं बता रहा है, तब चलना है। तो अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें समझनी हैं उनको देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये सॉइल मैकेनिक्स का पेपर SSC JEE के सपोज 10,000 फॉर्म के लिए, 10,000 फॉर्म में हमें 100 लोगों को चुनना है। हम एक ये काल्पनिक सिचुएशन बता रहे हैं, उसको प्रैक्टिकल लेवल से मत जोड़िए, लेकिन ये ठीक ठाक लेवल पे जुड़ाव है इसका। इन 10,000 में से हमें 100 में आना है, और 10,000 सब बीटेक किए हुए हैं, वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसमें क्या चीज़ों पे हमें काम करना है, ये तब हम कर पाएंगे जब हम ये जानें कि 9,900 लोग क्या गलती करते हैं या क्या कर सकते हैं, इसका भी आइडिया थोड़ा थोड़ा हो, या कोई कम से कम बता दे हम इस जोन में कैसे जाएं, हम वो करेंगे। आई हैव द विल पावर एंड आई विल डू दैट। तो हम आज आपको बता दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो प्रोसेस आपको पता है। अब वो डिफ़िकल्ट कैसा है, बोरियत है, प्रॉब्लमेटिक है, इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू माई ऑन इंस्टिंक्ट, वो सब आप देख लो। तो हम 9,900 कैसे काम करते हैं वो आपको बता दे रहे हैं, वो 100 में कैसे आना है वो भी बता दे रहे हैं। तो इस 10,000 में 2,000 तो पहले ही बाहर हैं, वो सिर्फ फॉर्म भरे हैं, वो 2,000 ऐसे ही बाहर हैं। वो बस उनको पहुंचना है, पेपर में गोले भरने हैं, वो क्वेश्चन को केवल ऐसे आप जरियन वाले SPT, अरे ठीक है 21 होगा, 0.6 2.4 होगा, क्या लगाएं, 1 माइनस लगाएं कि प्लस लगाएं, मतलब अलग ही लेवल रहता है। ऐसे 2,000 लोग होते हैं, ये बिलीव मान के चलो। वो मतलब एक तरफ B.Ed भी भर रहे हैं, एक तरफ SSC CGL भी दे रहे हैं, PO भी दे रहे हैं, अलग अलग लेवल पे स्टार्टअप भी चल रहा है, अलग ही लेवल है। 2,000, ये 20% लोग ऐसे आपको मिलेंगे। अब बचा इसमें से 8,000 में कम से कम गिरी हालत में 4,000 लोग इस प्रोसीजर के थ्रू जाएंगे। इसको देखो कैसे, SPT की वैल्यू 21 है, इसमें तो सीधे लग जाएगा 15 प्लस 21 माइनस 15/2, 6 2 15 3 18। फॉर ए सर्टेन सॉइल द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज 30 कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर। ओके, 1 माइनस 1/2/1 प्लस 1/2, हाँ 0.33 हो गया। अगला क्वेश्चन है, डिटर्मिनेशन ऑफ शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले डिपॉजिट इन द फील्ड कैन बी डन बाई वेन शियर, ट्राईएक्सियल, डायरेक्ट शियर कैन बी डन बाई ट्राईएक्सियल। ये तो चारों होते हैं, ट्राईएक्सियल ज़्यादा यूज होता है, ट्राईएक्सियल लगा देते हैं, ट्राईएक्सियल ज़्यादा यूज होता है, सही होगा, गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, ये सैंपल इज टेस्टेड फॉर इट्स प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड द ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज 21, सच के सॉइल सैंपल 21 दिया है। 35 to 50 होता है, 35 to 50 होता है, 21 दिया, कम में जा रहा है, इधर मीडियम में जाएगा, लो प्लास्टिक बी पार्ट। अगला चलते हैं, हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ सॉइल कम अंडर द इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन। ये तो थोड़ा अजीब का है, ग्रेवल भी होता है, सैंड भी होता है, क्ले होता है, सिल्ट होता है, GS CS 4 ग्रुप होते हैं, 4 सी पार्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ क्ले मिनरल्स इज 45 डिग्री 25 डिग्री, व्हाट इज द एक्टिविटी। बहुत सरल क्वेश्चन है, A बराबर 20/20 हो जाएगा, ये इधर से घट गया, एक आंसर बी पार्ट हो गया। अगला चलते हैं, एक्टिविटी ऑफ सॉइल इज रेशियो ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स 2। इस बार टॉप करना है, ये सब क्वेश्चन सरल होते हैं, हम बहुत अच्छे से पढ़ के आए, टॉप करके दिखाएंगे। एक्टिविटी ऑफ सॉइल इज रेशियो ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स 2, परसेंटेज बाई वेट ऑफ क्ले, और कहीं होगा परसेंटेज ऑफ क्रिस्टल, नहीं परसेंटेज ऑफ ए पार्ट। अगला चलते हैं, 8वां, द यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड द वाटर कंटेंट इज 18 डिग्री। द ड्राई डेंसिटी यूनिट वेट ऑफ सॉइल सैंपल गामा टी प्लस 1 प्लस W 20/1.18 करेंगे तो लगभग 19 के आसपास आएगा, 18 के आसपास है, 16 दिया है, 21.18, 20 प्लस 1.18, इसमें गुणा हो जाएगा, नहीं गामा D बराबर गामा टी तो इसमें लिखा नहीं, टोटल तो लिखा नहीं, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सैंपल लिखा, कुछ गड़बड़ हो रहा है, ऐसे छोड़ दें। अरे 21.18 ही आएगा, ये पार्ट लगाओ, 16 तो आएगा नहीं। अगला, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल सैंपल कैन बी डिटरमाइंड बाई एल्कोहल मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, जार टेस्ट मेथड, श्रिंकेज लिमिट। एल्कोहल कहाँ मेथड आ जाएगा, वाटर कंटेंट तो लिमिट से, श्रिंकेज लिमिट से होता है, श्रिंकेज लिमिट वाटर कंटेंट में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, डी पार्ट लगाओ। अगला क्वेश्चन, द सॉइल सैंपल
with specific gravity of solids 3m has mass specific gravity assuming the soil to be perfectly dry determine the wide ratio। इसमें क्या करें, मास ग्रेविटी, मास पढ़ा तो था gm/g करके कुछ होता है, gm/g 2/3 आ रहा आंसर, नहीं आ रहा, 3/2 करके आ रहा है, 1.5 यही लगाते हैं, ऐसे भागी गुणा तो होता है और क्या होता है, 1.5 हो गया। अगला, द टोटल यूनिट वेट ऑफ ग्लेशियल आउटवाश इज 5 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, द वाटर कंटेंट इन द सॉइल इज 17%, फाइंड ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट गामा T/1 + W 5/1 प्लस, ये हमने कहीं क्वेश्चन देखा, इसका आंसर 3.40 दिया था कहीं किताब में, हाँ ये क्वेश्चन देखा है 3.40। चलो ठीक, तो ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने सॉल्व किया जिसको मैंने कैटेगराइज किया है कि वो 8 में कम से कम 4000 ऐसे स्टूडेंट होंगे। अब देखना उसके गलत कितने हुए, उसके गलत कितने हुए, एक वेन सीयर टेस्ट 1 गलत, नॉन प्लास्टिक 2 गलत, तीसरा गलत, तीसरे के बाद 21.18 चौथा गलत, एल्कोहल मेथड 5वां गलत और 11वां गलत, 6 गलत हो गए। समझ रहे हैं ना। ऐसे फिर अगर आप जाएंगे तो ये 4000 बचे आपके पास। अब कम से कम 2000 स्टूडेंट कहाँ कहाँ गलती करेंगे, उनकी गलती यहाँ कहीं नहीं होगी, उनकी गलती प्लास्टिसिटी इंडेक्स में हो सकती है, उनकी ग्रुप में भी गलती होगी, उनकी ग्रुप में भी गलती होगी, फिर उनकी गलती ये लास्ट वाले ऑप्शन में ज़रूर होगी, एक एल्कोहल मेथड में भी होगी, लास्ट वाले में होगी, क्योंकि 2-3 बुकों में 3.40 लिखा है। एक पर्सन ने गलती कर दी जिसने कंटेंट बनाया, सब लोग उसी के उसमें आ गए, किसी ने कैलकुलेट करके नहीं देखा, गलत हो गया। तो इस तरीके से आपके 2000 हो गए। अब जो 2000 बच्चे, इनमें कंपटीशन है, इनमें कंपटीशन ये है कि ये सारे सही होंगे कि नहीं होंगे, एक गलत होगा कि नहीं होगा, वो उनका मेंटल स्टेट क्या है उस पर निर्भर करता है, उन्होंने रिसर्च कितनी की है, उन्होंने रिसर्च किस लेवल की है, उनका माइंड पीसफुल है कि नहीं है, यहाँ पे कंपटीशन होता है। और यहाँ पे बहुत छोटी छोटी बारीक गलती, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक एक चीज़ को जज करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, जिनमें दिक्कत होगी उन्हें, जिनमें कंपटीशन है, उसमें किस लेवल की स्टडी आपकी खुद की है। डिटर्मिनेशन ऑफ शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले डिपॉजिट इन द फील्ड, यहाँ ध्यान जाना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों लैब टेस्ट हैं, ये फील्ड या इन सीटू टेस्ट है, वेन शियर टेस्ट, इससे रिलेट करके कई चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए। जिसने पढ़ाई डीप लेवल पे कर रखी होगी उसकी पढ़ाई ऐसे ही होगी। कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है ये भी उसे साथ में पता होना चाहिए। ये तो क्वेश्चन पेपर हमने प्रीवियस ईयर का ले लिया, लेकिन संभावित क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, रिसर्च आपकी किस लेवल पे होनी चाहिए। अगर आप इस क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर के डील कर रहे हो तो शियर स्ट्रेंथ टॉपिक आपका पर्टिकुलरली, वेन शियर टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, टॉर्क कैसे करते हैं, D/2 + H/6 कहाँ होता है, D/2 + H/12 कहाँ होता है, एग्जैक्टली फार्मूला वो क्या होता है, अगर उस पर न्यूमेरिकल आ जाए तब क्या करेंगे। तो एक क्वेश्चन में अगर आप गए तो आपने काफ़ी वक्त दिया, आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आपने काफ़ी वक्त दिया, वहाँ पे टाइम दिया, एक एक चीज़ को लिखा, आपने फील्ड के टेस्ट लिखे, आपने लैब के टेस्ट लिखे, CU/CD UU टेस्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा, इसमें स्पीड टेस्ट किसको बोलते हैं, मतलब इंस्टेंट टेस्ट किसको बोलते हैं, यस टेस्ट किसको बोलते हैं, कौन सा क्ले के लिए होता है, कौन सा अनड्रेन्ड इस स्थिति में ही यूज किया जाता है, कौन सा सॉफ्ट क्ले के लिए यूज होता है। जब तक आप उसमें डीप में नहीं जाएंगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस लेवल का नहीं आएगा कि क्वेश्चन की जरा सी वैरायटी घूमी, आपका दिमाग उसी हिसाब से घूम गया, तो वो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे अगला चौथा वाला है, इसमें भी प्लास्टिसिटी इंडेक्स से नहीं डील करते हैं, यहाँ पे लिक्विड लिमिट रहती है, ये बात समझ में अच्छे से आ जाए। प्लास्टिसिटी इंडेक्स से रिलेट करके ए लाइन की इक्वेशन होती है, ऊपर वैल्यू किसकी आए तब चीज़ ऊपर होगी। यहाँ पे आई होता है, उसका मतलब क्या होता है, एच का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, उस ग्राफ को, उस चार्ट को कितनी देर देखा गया है, उससे रिलेट करके अपना पेन चला के लिखा गया है, उसके बाद शांत मन से मनन करते हुए सुबह या रात को उस बारे में सही से सोचा गया है। टू गेट द फर्स्ट रैंक इज लाइक टू माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना, और ये नहीं कि हमने टारगेट फर्स्ट किया तो मेरी फर्स्ट ही आए, अरे 8 आ गई, 10 आ गई, 20 आ गई, कुछ भी आ जाए,
तपस्या है ये किसी भी स्तर पे। अगर आपके मन में करता है कि मैं एक बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ूंगा, मैं एक बार केदारनाथ पर चढ़ने जाऊंगा, मैं एक बार लाइफ में उस चीज़ को हासिल करूंगा जिसमें पोटेंशियल खुले, तो जो चीज़ आज प्रैक्टिकली आपके सामने उसमें करो ना, दिक्कत कहाँ है। प्रेशर न लो, उसको खुशी से करो। तो ये क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ सॉइल कम अंडर द इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ सॉइल्स, सॉइल के कई ग्रुप होते हैं। वेल ग्रेडेड ग्रेवल, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, सिल्टी ग्रेवल, क्लेई ग्रेवल। जब आपने ये पढ़ा है GM, GS, GC, तब आपके दिमाग में आएगा 4 तो इसी में हो गए, 4 उसके बाद हो गए, फिर 3 करके हो गए। तो ये करके तब ये आपका आंसर एक मतलब एक कॉन्फिडेंट आंसर मेक यू टू ट्राई सम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, उनमें भी सही जाओगे आप। और इसकी प्रिपरेशन का कि मतलब ये तो ठीक है, सॉइल में बता दिया कैसे बैलेंस बनाएं, टेक नॉन टेक, इट्स ओनली द वे इन ए स्ट्रेटेजिक प्लान में ही चीज़ें होती हैं। स्ट्रेटेजिक प्लान में ही चीज़ें होती हैं। कभी आपने मैच पहले देखते हो कि ऑस्ट्रेलिया को कोई हरा नहीं पाता था, ऑस्ट्रेलिया हमेशा विजयी रहती। बांग्लादेश, जिम्बाब्वे वाले डरते थे उनसे खेलने में कि ये मुझे 35 पे ऑल आउट करेंगे, 70 पे करेंगे। इंडिया वाले भी ऑल आउट हो जाते थे। अजय जडेजा, विनोद कांबली खेलते थे, 12-12, 14-14 गेंदें केवल हवा में निकाल देते थे, बल्ला खड़ा कर लेते थे, ऊपर हवा में टंगा बल्ला और गेंदें निकल रही हैं। अजय जडेजा, अजरुद्दीन गेंदें देखते थे। ऐसा क्यों होता था? फिर वीरेंद्र सहवाग आया, उसने हर गेंद को हिट करना शुरू किया। फिर अलग दौर आया, विराट कोहली आया। कहाँ से चीज़ें बदली? करते क्या थे ऑस्ट्रेलिया वाले? अपने कंटेंट पे इतना काम करते थे, इतना काम करते थे, और सामने वाले की एक वीडियो प्रीवियस ईयर की जरूर देखते थे। आहा, ये तो ये लेग की गेंद नहीं खेल पाता है, ये फ्रंट पे नहीं मार पाता है, इसको तो बोल्ड कर ही देंगे, इसके पैड पे गेंद मारेंगे। इतनी रिसर्च उनके कोचेज की रहती थी कि वो सामने वाली टीम पहले ही धराशायी होती थी। पहले ही ओवर में 2 विकेट, दूसरे ओवर में 3 विकेट, और अपनी टॉप क्वालिटी की बॉलिंग इनिशियल के 10 ओवर में करा देते थे। कभी दूसरी टीम, विपक्षी टीम 50 ओवर खेल ही नहीं पाती थी। और अगर कोई हिम्मत भी दिखा दे, जैसे साउथ अफ्रीका हुई, वेस्ट इंडीज हुई, कभी कभी हिम्मत दिखाते थे तो उन पर इतनी बुरी कदर हावी हो जाते थे। अगर उन्होंने रन भी बना दिए 300, 325, तो अपनी ओपनिंग जोड़ी से बोल देते कि तुम्हें 20 ओवर में बहुत बुरी तरह से रन बनाने। ये भले क्रिकेट की बात है, लेकिन ये अप्लीकेबल हर जगह है। एग्ज़ाम एक खेल की तरीके से है जिसमें बहुत डिफरेंट माइंडसेट के लोग बैठते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की डेट में ऐसा क्यों हो गया? हर टीम सामना कर ले रही है। आयरलैंड भी भिड़ती है तो पूरी इंटेंशन से, सबके पास स्ट्रेटजी वो घूम गई, सबको पता चल गया इसकी कमी देखो, उसने भी वही किया, उसके प्रीवियस ईयर का वीडियो देखा, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई, वो बात फैली, चीज़ें कल्ड हो गई, बदल गई। तो इसी तरीके से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो बात मैं कह रहा हूँ, अभी कंपटीशन उस लेवल का है नहीं जिस लेवल का आप कहते हैं कि कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन किस बात का बहुत है? कंपटीशन इस बात का बहुत है, हम भी कोचिंग ज्वाइन करेंगे, हम भी कोर्स ज्वाइन करेंगे, हम भी गवर्नमेंट का एग्जाम करेंगे, बातों का कंपटीशन है। एग्जैक्टली कंटेंट में जाकर रिसर्च लेवल का कंपटीशन बहुत मिनिमम है, बहुत मिनिमम है। तो आप देखो ना, एक लड़का IIT का है तो उसकी रैंक आ रही है 6, और एक लड़का बिल्कुल प्राइवेट कॉलेज का है, वो UPTU के 25-30 हज़ार रैंक ला के है, हार्ड वर्क किया है, वो रैंक 2 ला रहा है। AE एग्ज़ाम में देख लो, ऐसे रिजल्ट्स हैं मेरे पास। पॉलिटेक्निक लेक्चरर में देख लो, बीच में एक प्राइवेट कॉलेज का सिंपल का लड़का पहुंच जा रहा है, वहीं HBTI का उसके नीचे आ रहा है। रीजन, उस HBTI के लड़के को अगर पता चल जाए ये लड़का हमसे क्रॉस किया है और हमसे 1 साल पीछे बीटेक किया है, तो थोड़ी देर के लिए उसको सदमा लगेगा। ऑल्दो ही इज ए सक्सेसफुल पर्सन गेटिंग रैंक अंडर 10, बट इनडायरेक्टली अगर देखा जाए ना तो उसे कहीं लगेगा यार कैपेबल है ये। तो हार्डवर्क रिप्लेस कर देता है टैलेंट को। तो ये बात पहले ध्यान में रखिए कि आप किस कॉलेज से हैं, क्या आपके गेट में मार्क्स रहे हैं, दैट इज़ अपार्ट थिंग, बट व्हाट कैन यू डू फ्रॉम द टुडे, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहता था कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में खेलना है काफ़ी देर तक। अब जैसे एक्टिविटी ऑफ सॉइल है, ठीक है, हमें पता चल गया ये फार्मूला, ये जनरली सबको पता है। एक क्वेश्चन उसमें और आया था स्टेटमेंट वाला कि 0.75 से एक्टिविटी कम है और एक में 1.25 से एक्टिविटी ज़्यादा है। तो आप ये बताइए कौन एक्टिव है सॉइल, कौन इनएक्टिव है, कौन नॉर्मल है। अब अगर आपने ये इस चीज़ पे 4 बार पेन नहीं चलाया है, 2 बार 3 बार लिखा नहीं है, उन क्वेश्चन पे गए नहीं है, तो ये डाउटफुल हो जाएगा। पता नहीं इसमें नॉर्मल लगा दें, इसमें नॉर्मल लगा दें, यहाँ इनएक्टिव लगा दें। तो वो हमें पता होना चाहिए कि 0.75 से कम है तो एक्टिव है, 75 से 1.25 है तो नॉर्मल है, 1.25 से ज़्यादा है तो इनएक्टिव है। इस तरीके से हमको चीज़ें पता होना चाहिए, मतलब ये चीज़ एग्जैक्टली पता हो, कोई डाउटफुल ना हो। वो पॉसिबल तब है जब आप पेन चलाएंगे कापी पे, कोई PDF देख लेना, कोई वीडियो देख लेना, कोई नोट्स पलट लेना, दैट इज़ नॉट इनफ। वो तो एक आप ज़बरदस्ती फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं।
हम रह रहे हैं रूम में, हम तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो करना पड़ेगा। और जब रिसर्च करते हैं तो ये बताता है कि लगन का स्तर क्या है, चाह कितनी है उस चीज़ के लिए। आपको मतलब एक इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं। व्हेन आई स्टार्टेड वीडियो बनाना शुरू किया था MPPSC से पहले UPPSC लेक्चरर के लिए, एट दैट टाइम सम स्टूडेंट कॉल मी फ्रॉम MNIT इलाहाबाद, वो प्राइवेट कॉलेज का पढ़ा हुआ और वो MTech में पहुंचा ही था। उससे बातचीत हुई, उसका कहना ये था कि सर मतलब आपके गाइडेंस में मैं पढ़ना चाहता हूँ, मतलब आप हमें हफ्ते में 15 दिन में एक बार हम कॉल करेंगे, हम बताएंगे कि हम ऐसे कर रहे हैं, हमें आप सजेशन दीजिए, आई वांट टू गेट द रैंक इन UPPSC एग्ज़ाम जो आगे आ रहा है। हमने कहा ठीक है, मेरे लेवल पे जो मुझे जानकारी और एक्सपीरियंस है मैं आपको बताता हूँ। आप कुछ ना करो, आप अपने कंटेंट को सभी को हटा दो, प्रीवियस ईयर की कहीं से नई क्वेश्चन बुकलेट ले आओ जिसमें पेंसिल पेन वगैरह न चला हो, और सलूशन पे ध्यान नहीं देना, क्वेश्चंस के थ्रू होकर जाओ, अपने लेवल पे उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करो, बुक की मदद लो, फार्मूलाज की मदद लो, और जितने क्वेश्चन आपसे छूटते जाएं जिनमें आपकी बुक और फार्मूला ना आ रही उनको एज इट इज छोड़ दो, डोंट वरी अबाउट दैट। उसने वो किया, बोला सर अब इन क्वेश्चंस के लिए क्या करें। हमने कहा इनके सोल्यूशन पे जाओ और अपने लेवल पे उन क्वेश्चंस में अपना एक्स्ट्रा दिमाग भी लगाओ, सोल्यूशन के बियॉन्ड भी सोचो, सोल्यूशन में और क्या एक्स्ट्रा चीज़ हो सकती थी, ये सोल्यूशन इतना कॉम्पैक्ट क्यों बना दिया। उसने वो भी किया, बोला सर अब क्या करें। हमने कहा उन्हीं क्वेश्चंस को गूगल करके देखो, कुछ एडिशनल मिल रहा है कॉन्सेप्ट से। ही डिड दैट। फिर उसके बाद उसने 17 से 18 चीज़ें रखी कि इन चीज़ों के बारे में मतलब नहीं एग्जैक्टली पता चल रहा है, जिसमें ये भी था कि कंसोलिडेशन अनड्रेन्ड ड्रेन्ड वाले में एक स्टेज में आपकी ड्रेनिंग होती है, दूसरे स्टेज में ड्रेनिंग नहीं अलाउ होती है, ऐसा क्यों होता है, उसमें फर्स्ट स्टेज में क्यों हो जाता है। अब ये तभी तो पता चलेगा जब डीप लेवल पे आप पढ़ेंगे, नहीं तो UU CU CD का डिफरेंस नहीं आपको पता चलेगा। फिर उसने ऑल लेवल पे किया। अब बोला आप सर अब क्या करें। हमने कहा अब ये पता करो कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से टॉपिक को छोड़ दिया है उसने, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में कौन सा टॉपिक उसने छोड़ा है, वो भी देख लिया। अब उसके प्रीवियस ईयर में जाओ, क्या वो टॉपिक से पूछा था, तब उसे कोरिलेट किया गया, अरे ये वाला टॉपिक जब छोड़ता है तो अगली साल इस वाले टॉपिक से पूछ देता है। 80-85% यही सीन हो रहा है, यानी कि इस बार ये टॉपिक ज़्यादा आएगा। उसकी रिसर्च इस लेवल पे हो गई थी कि क्वेश्चन जब पेपर होना था UPPSC AE का, उसके लगभग 25-30 दिन पहले उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि अगर मैं अभी सिलेबस पे जाऊंगा तो क्या करूं। तो मैंने उसे सजेस्ट किया कि अब तुम ES और गेट के 1 मार्क क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लगा लो, एंड ही डिड दैट। और उसके मार्क्स 500+ काफ़ी अच्छे हैं, मतलब एग्जैक्टली नंबरिंग नहीं मैं याद है, लेकिन मैंने उसका क्वेश्चन पेपर बाकायदा जो उसने टिक किए थे, जो उसने बताए थे, मैंने खुद कैलकुलेट किए, एंड ही इज गेटिंग मोर देन 510 मार्क्स, एंड आई थिंक ही इज सिलेक्टेड इन दैट पर्टिकुलर केस। हवाई वाली बात नहीं है, स्पष्ट बात बता रहा हूँ। इवन उसके GS में बहुत कम मार्क्स हैं अटेम्प्ट पॉइंट से, जब 14 के अप्रॉक्स अटेम्प्ट किए थे। एंड नाउ ही इज आस्किंग फॉर SSC JEE 1 रैंक के लिए क्या करें। हमने कहा फॉलो द सेम प्रोसीजर। तो जब आप पेपर के बारे में बात करो, ये नहीं कि ये पोर्शन आता है ये ऐसे, उसको देखो कि वो उसमें पूछता क्या है, लेवल क्या है। अगर इन क्वेश्चंस को देखो कोई लेवल है इनमें, अगर उस लेवल पे देखो, बट है सर कैसे लेवल है कि जब आप एक तो हमने 3-4 क्वेश्चन यहाँ छोड़ दिए, वो ठीक ठाक थे, वो लिखे होते तो थोड़ा लेवल समझ में आता। उन्हीं 3-4 में अगर आप 3 अटेम्प्ट करते हो तो आपके जो ये सही हुए, सपोज 9 क्वेश्चन आए, उसमें 2 क्वेश्चन कठिन थे, आपने 9 के 9 अटेम्प्ट किए, 2 आपके गलत हुए, 7 आपके सही हुए, ये नेगेटिव करके आपको उन्हीं 2000 में खड़ा कर देगा। यू विल बी अमाउंट्स 2000। हम ये सघन बात कर रहे हैं 10,000 की, बट कैंडिडेट यहाँ 50,000 भी हो सकते हैं। ये फाइनल जाके वो 1000 के बीच आ जाओगे, अभी 100 के बीच नहीं हो आप। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि वो 7 सही हों, ये 2 अटेम्प्ट ना हो तो भी बहुत अच्छा है, या ये 2 अटेम्प्ट हो तो एक सही हो एक गलत हो। इस लेवल पे कंपटीशन, ये डेंसनेस की बात हो रही है। आप टायर 2 में जा रहे हैं, आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, उस लेवल पे पहुंचने की बात हो रही है। पेपर में अपीयर होके मनगढ़ंत सेटिस्फैक्शन की बात नहीं हो रही है। तो हमारा कहने का मतलब है, एंड दैट कैंडिडेट वो मतलब फीस भी सबमिट करने में उसको प्रॉब्लम हुई थी MTech की, तो वो कुछ इधर उधर से अपना लोन वगैरह लिया और मैनेज कर रहा है। कुछ अपनी जो उसको वहाँ से वो मिलती है, स्टाइपेंड मिलती है, उसमें कुछ बचाता है कि उनको हमें वापस करना है, और बड़े स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ जी रहा है। तो अपने आप ना चाहते हुए भी एक अंदर से इमोशन या वाइब निकल जाती है, यार यू विल गेट सक्सेसफुल इवन फ्रॉम द टीचर पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको अप्रोच किसी एग्ज़ाम के प्रति सफल होने की बहुत बहुत इंसाइटफुल रखनी पड़ेगी, बहुत प्योर फॉर्म में प्रिपरेशन करनी होती है। ऐसे चीज़ें नहीं होती हैं, कहने में थोड़ा वो लगता है कि बहुत से लोगों को लगता होगा कि ये क्या बात है, ऐसा कोई तरीका थोड़ी नहीं, यही माइंडसेट है। मतलब मेरी अपनी पर्सनल ये सजेशन है कि बहुत
साफ रहना पड़ता है, बहुत स्पष्ट रहना पड़ता है, बहुत शांत रहना पड़ता है, तब फाइनली जाके आपको चीज़ें मिलती हैं। तो कोशिश करिएगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे वक्त बिताइए और कॉपी पर लिखना शुरू करिए, और मनन और चिंतन जो आपका डिफरेंट लेवल पे होता है, रिलेशनशिप में जो इमोशनल हर्ट्स हैं या आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, वो सब चिंतन से हल नहीं होती हैं, वो वेट करने से, पेशेंस करने से और कार्य करने से हल होती हैं। तो चिंतन आप अपनी पढ़ाई का करिए कि वो चीज़ें स्टोर रहें आपके पास, दबाव रूप में मत करिए, खुशी रूप में करिए, और लगन को इंक्रीज करिए। लगन अच्छी होगी तो चीज़ें स्वतः मस्तिष्क से आपके सोल्यूशन निकलते चले जाएंगे। देयर इज आल्सो ए नेचुरल पावर, हैव बेंड योर हेड इन फ्रंट ऑफ दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। और काम करिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।